गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 8 नियंत्रण कंट्रोलिंग। तो देखिए, इसके दो भाग मैंने आपको पढ़ा चुका है। नियंत्रण का अर्थ, उसकी विशेषता, महत्व, साथ ही साथ मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि नियंत्रण की विधियाँ और तकनीक और उसके कदम। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के आवश्यक घटक कौन से हैं, नियंत्रण की सीमाएं, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि नियोजन एवं नियंत्रण में किस प्रकार का संबंध स्थापित किया गया है और क्यों है। इसका आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तो प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के आवश्यक घटक। तो देखिए, प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के आवश्यक घटक, देखिए इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से छह प्रकार को समझेंगे। तो वो क्या क्या है, तो देखिए, पहला है आपको उपयोगिता, दूसरा है आपका विचलनों की जानकारी, तीसरा है आपका महत्वपूर्ण बिंदुओं का पर विचार, चौथा है लोचशील, पांचवा सरल एवं सुगम, और छठवां और लास्ट है आपका पक्षपात रहित। ठीक है, तो चलिए एक और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, वो है आपका नई तकनीक। क्या है आपका, नई तकनीक। मुख्य रूप से मैं तो 7 आपको बताती हूँ उसके आवश्यक घटक के अंतर्गत। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या आपका उपयोगिता। तो नियंत्रण की प्रणाली व्यावसायिक संस्था की प्रकृति, कारोबार की मात्रा एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप ही होनी चाहिए, क्योंकि साथ ही संगठन की आवश्यकता के अनुरूप भी होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात विभागीकरण व्यवस्था अपनाई जाती है तो नियंत्रण का भार विभागीय अध्यक्षों को सौंप दिया जाना चाहिए। दूसरा है आपका विचलनों की जानकारी। तो वो क्या है, तो कार्य निष्पादन हेतु प्रमाप तय रहते हैं, तो वास्तविक उपलब्धियों की तुलना प्रमापों से की जाती है, अर्थात दोनों में अंतर अथवा विचलन की न तो केवल जानकारी होनी चाहिए, वरन जानकारी को संबंधित अधिकारी द्वारा तक प्रेषित करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तीसरा है आपका महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार। तो वो क्या है, तो देखिए, उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जिनकी प्रगति संस्था की संपूर्ण प्रगति के लिए बहुत क्या है, महत्वपूर्ण रखती है। साथ ही साथ परिवहन संस्थाओं के लिए ट्रकों या चालू हालत में होना आवश्यक होगा, जबकि बीड़ी उद्योग में श्रमिकों का स्वस्थ होना अधिक महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार सामग्री अथवा वित्त नियंत्रण के महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। चौथा है आपका लोचशील। तो बाह्य एवं आंतरिक परिस्थितियां क्या होती रहती है, हमेशा बदलते रहती है, इसलिए नियंत्रण व्यवस्था में परिस्थितियों के अनुसार ढल जाने का गुण होना चाहिए। और आपका आवश्यक घटक के अंतर्गत पांचवा चलते हैं आपका सरल एवं सुगम। तो वो क्या है, तो नियंत्रण व्यवस्था जटिल होने पर वह आसानी से समझ में नहीं आएगी, ऐसी स्थिति में उसका क्रियान्वयन भी क्या होना चाहिए, संदिग्ध होनी चाहिए। और लास्ट है आपका 7वां पॉइंट आपका नई तकनीक। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी। तो नित्य नए आविष्कारों से नई तकनीकों का विकास होता रहता है, अर्थात नियंत्रण व्यवस्था में इन्हें अपनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ संगठन चार्ट, मैनुअल बजट जैसे पुरानी तकनीक के साथ ही कंप्यूटर जैसे आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग भी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के आवश्यक घटक, जिसके अंतर्गत मैंने मुख्य मुख्य बातों का आपका क्या किया है, अध्ययन किया है। अब देखिए, इसी में एक और टॉपिक आता है कि नियंत्रण व्यवस्था का कर्मचारी द्वारा विरोध क्यों किया गया। तो देखिए, यह विचित्र विरोधाभास है, क्योंकि नियंत्रण व्यवस्था जिसका एक उद्देश्य कर्मचारी प्रशिक्षण भी है, का विरोध कर्मचारी स्वयं करते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक भय के अतिरिक्त विरोध के प्राय निम्न कारण पाए जाते हैं। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो वो है आपका कि कर्मचारी यह समझ जाते हैं कि नियंत्रण व्यवस्था से उनके ऊपर लगातार निगरानी रहेगी, जिससे उनकी स्वच्छंदता स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है आपका कि कर्मचारी ये भी समझने लगते हैं कि नियंत्रण व्यवस्था से उनकी निष्ठा पर संदेह पैदा होता है। साथ ही साथ किसी त्रुटि के लिए उस सबसे कमजोर श्रमिक का उत्तरदायी ठहराया जाता है और कर्मचारियों के सुझावों पर ध्यान नहीं दिया जाता, और नियंत्रण से एक भयावह स्थिति का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या समझा हमने, प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के आवश्यक घटक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो आज हमारा पढ़ने वाले हैं नियंत्रण की सीमाएं। तो देखिए, कंट्रोल क्या क्या है नियंत्रण की। तो देखिए, प्रबंध के क्षेत्र में नियंत्रण एक महत्वपूर्ण औजार है, किंतु इस औजार का उपयोग यदि इनकी सीमाओं को ध्यान में रखकर नहीं किया गया तो इसके भयानक व विपरीत परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट इसका चलते हैं हम। नियंत्रण केवल आंतरिक हो सकता है, बाह्य नहीं। क्यों बोला जा रहा है ये, तो कि देखिए, नियंत्रण का कार्य केवल आंतरिक हो सकता है। ठीक है, अर्थात अपने अधिकार क्षेत्र या संगठन के अंदर की विभिन्न क्रियाओं पर ही नियंत्रण किया जा सकता है। बाह्य क्रियाओं व कार्यों
पर किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। तो जैसे कोई भी संगठन या संस्था सहकारी नीतियों और नियमों, ग्राहकों की रुचियों, प्रवृत्तियों, मौसम, वर्षा आदि पर नियंत्रण नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट है आपका सीमाओं के अंतर्गत ही प्रमापों के निर्धारण में कठिनाइयाँ। तो ये प्रमापों के निर्धारण में कठिनाइयाँ क्या होता है, तो देखिए नियंत्रण का प्रमुख आधार प्रमापों का क्या करना है, निर्धारण करना है। अर्थात प्रमाप का निर्धारण करना एक कठिन कार्य है। तो कुछ ऐसे प्रमाप हैं जिन्हें कर्मचारियों की रुचि, लगन, निष्ठा आदि का प्रमाप निश्चित करना कठिन कार्य है। अतः इन पर नियंत्रण करना क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है। तीसरा है आपका व्ययशील। तो व्ययशील में क्या है, तो नियंत्रण व्यवस्था एक खर्चीली व्यवस्था माना गया है, क्योंकि कभी कभी नियंत्रण से मिलने वाले लाभों की तुलना में नियंत्रण अधिक व्यय हो जाता है और ऐसी स्थिति में नियंत्रण का कोई औचित्य नहीं रह जाता और ऐसी स्थिति में विवश होकर नियंत्रण व्यवस्था को क्या करना पड़ता है, हमें त्यागना पड़ता है, मीन छोड़ना पड़ता है। चौथा पॉइंट है आपका कंट्रोल के अंतर्गत ही विरोध का सामना। अब ये विरोध का सामना क्या है, तो देखिए नियंत्रण व्यवस्था में अधीनस्थों के मन में एक डर या दबाव बन जाने से प्रत्यक्ष विरोध प्रकट होने लगता है तथा चुपके चुपके प्रबंध का विरोध प्रारंभ हो जाता है। यह स्थिति कभी कभी विस्फोट हो जाती है। अतः नियंत्रण व्यवस्था में प्रायः अधीनस्थों का विरोध क्या होते रहता है, विरोध होते रहता है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपका पांचवा, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के निर्धारण में कठिनाइयाँ। तो वो क्यों बोला जा रहा है, तो देखिए कभी कभी एक कार्य अनेक कर्मचारियों से करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसी त्रुटि के लिए उत्तरदायी का निर्धारण करने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसी प्रकार किसी सामूहिक कार्य में किसी विशिष्ट त्रुटि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करना कठिन हो जाता है। अर्थात इन उपयुक्त सीमाओं से हम यह समझ सकते हैं, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण हम ये निकाल सकते हैं कि वास्तव में नियंत्रण के बिना लक्ष्य को प्राप्त करना क्या है, कठिन है। अर्थात प्रबंध के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी नियंत्रण का क्या है, विशिष्ट महत्व है। तो ये क्या समझाया मैंने आपको, नियंत्रण की सीमाएं। आई होप आपको ये क्या हो गया, समझ आया होगा। अब समझते हैं हम नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध। तो देखिए नियोजन और नियंत्रण में संबंध क्या है, तो नियोजन एवं नियंत्रण दोनों ही प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य हैं और प्रबंध का कार्य सुचारू ढंग से उस समय तक नहीं चल सकता जब तक नियोजन व नियंत्रण दोनों में आपसी समन्वय न हो। अर्थात ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, सहसंबंधित होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसी में बताया जा रहा है कि प्रबंध विशेषज्ञों ने नियंत्रण को नियोजन का एक पक्ष व प्रतिरूप के रूप में माना है। अर्थात नियोजन के अंतर्गत प्रबंधकीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नीति व कार्य योजना बनाई जाती है, जबकि यह कार्य क्या है, योजना उचित है या नहीं, इसमें विचलन की सीमा तक है, इसकी जानकारी नियंत्रण से ज्ञात की जानी चाहिए। ठीक है। अब देखिए यह भी सच है कि किसी संगठन में योजना पहले बनाई जाती है, ठीक है, किंतु उस योजना को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, नियंत्रण का होस्ट करता है। अर्थात नियंत्रण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है और इसके बिना नियोजन कर लेना एक भूल ही मानी गई है। ठीक। अर्थात किसी बजट बनाना भी एक नियोजन का कार्य है। बजट बनाते समय उसे उपक्रम के लक्ष्यों, नीतियों और सीमाओं से नियंत्रित रखा जाता है। इस प्रकार नियोजन व नियंत्रण दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। अर्थात दोनों में आपसी समन्वय आवश्यक होता है तथा एक दूसरे के सहयोग के बिना प्रबंध का कार्य आसानी से नहीं चलाया जा सकता। ठीक है। अब देखते हैं इसी में नियोजन में नियंत्रण का सहयोग किस प्रकार होता है। तो देखिए यह सर्वविदित है कि नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य माना गया है, फिर भी वह नियोजन जैसे प्राथमिक कार्य में नियोजन को इस प्रकार सहयोग प्रदान करता है। कौन कौन सा है, तो यह देखना कि योजना नीतियों के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है, योजना बजट के अनुरूप या उसकी सीमा के अंदर है या नहीं है, विभिन्न योजनाओं को बनाकर उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य नियंत्रण द्वारा किया जाता है, संस्था के उद्देश्यों को परिभाषित करने में नियंत्रण सहयोग करता है, व्यवसाय के दैनिक कार्यों को नियंत्रित करने में सहयोग करता है ना। अर्थात इन सभी बातों से हम एक स्पष्ट नियोजन यह निकाल सकते हैं कि नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य तथा नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य होते हुए भी ये दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, सहसंबंधित है और इनके आपसी समन्वय बिना प्रबंध के कार्यों को करना तथा उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करना क्या होता है, कठिन कार्य होता है। तो ये क्या समझे हमने, नियोजन और नियंत्रण में आपसी संबंध किस प्रकार स्थापित किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक था नियंत्रण व्यवस्था के घटक, उसकी सीमाएं, साथ ही साथ हमने समझा नियोजन एवं नियंत्रण में आपसी संबंध किस प्रकार तालमेल में रहता है। ठीक है।